नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर कृषि पद्धतियों का जो 7वां चरण है वो पढ़ेंगे, फसल का भंडारण करना। यानी कि ये कौन सा चरण है? ये 7वां चरण है। पहला जो चरण था, प्रथम चरण कृषि पद्धतियों का है, वह है मिट्टी तैयार करना, और जो अंतिम चरण है वो है फसल का भंडारण करना। इससे पहले हमने जो छठा चरण किया था, फसल की कटाई करना। तो जब फसल की कटाई की जाती है, हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत कटाई के समय विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों के अंतर्गत अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं जो कि कटाई के पर्व से संबंधित होते हैं। जैसे जब खरीफ की फसल की कटाई की जाती है तो हमारे यहाँ राजस्थान के अंतर्गत कई अन्य बहुत सारे राज्यों के अंतर्गत दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और इन जो खरीफ की फसलें होती हैं इनको सियाड़ू फसलें कहते हैं। यानी सियाड़ू फसलों की कटाई होने पर तो त्योहार मनाया जाता है, वो दीपावली मनाया जाता है। और उनालू फसलें या रबी की फसलों की कटाई की जाती है तब हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत होली का त्योहार मनाया जाता है। वैसे ही पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत फसल की कटाई के बाद में वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत तमिलनाडु के अंतर्गत पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। असम के अंतर्गत बिहू का त्योहार मनाया जाता है। यानी कि स्वर्णिम दानों से भरी हुई फसल होती है, वो किसान के लिए हर्षोल्लास और अच्छे समय का एक पर्व मनाया जाता है या संकेत होती है। और इन फसल की कटाई के बाद एक अच्छे आराम करने की मतलब वो समय मिलता है। तो हम आज पढ़ेंगे फसल का भंडारण करना। कटाई करने के बाद उन बीजों या दानों को डंडियों से या भूसे से पृथक करके और फसल को भंडारित किया जाता है। कटाई करने फसल को काटने व डंडियों से बीजों या दानों को पृथक कर भंडारित किया जाता है। भंडारित किया जाता है ताकि फसल की सूक्ष्म जीवों पीड़कों व कीटों से सुरक्षा हो सके। फसल को छोटे जो किसान होते हैं वो छोटे स्तर पर किसान फसल को भंडारित करने के लिए जूट के बोरों या धातु के पात्रों का उपयोग करते हैं। तो किसान फसल को किसान द्वारा फसल को भंडारण करने में जूट के बोरों या तथा धातु के पात्रों का उपयोग किया जाता है। बड़े स्तर पर फसल को भंडारित करने के लिए मंडियों के अंतर्गत भंडार गृह बनाए जाते हैं। उन भंडार गृहों को हम साइलो कहते हैं, जिनका उपयोग भी फसल को भंडारित करने में किया जाता है। मंडियों के अंदर फसल को मंडियों में भंडारित करने के लिए
करने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह बनाया जाता है। भंडार गृह बनाए जाते हैं जिन्हें साइलो कहते हैं। साइलो कहते हैं। इन साइलो का उपयोग फसल को भंडारित करने में ही किया जाता है, यानी कि मंडियों के अंतर्गत जो बड़े बड़े भंडार गृह बनाए जाते हैं उन्हें हम साइलो कहते हैं, और साइलो के अंतर्गत फसल को भंडारित करने में किया जाता है। जब सब फसल को भंडारित किया जाता है, भंडारित करने से पहले उनको धूप में सुखाना आवश्यक होता है, क्योंकि फसल को बिना सुखाए यदि भंडारित कर दिया जाए तो फसल बीजों के अंतर्गत या दानों के अंतर्गत नमी की मात्रा रह जाती है, जिसके कारण फसल खराब होने की संभावना रहती है, यानी उन पर सूक्ष्म जीवों, पीड़कों और कीटों का आक्रमण हो जाता है। और आगामी उन सत्र के अंतर्गत या आगामी हम वापस फसल की बुआई करते हैं तब अंकुरण नहीं हो पाता है। इसलिए फसल को या बीजों या दानों को भंडारित करने से पहले धूप में सुखाना आवश्यक होता है, ताकि उनमें नमी की मात्रा कम हो जाए। फसल को भंडारित करने से पहले बीजों या दानों को धूप में सुखाया जाता है। बीजों या दानों को धूप में सुखाया जाता है, जिससे नमी की मात्रा बीजों में से नमी की मात्रा कम हो जाए। बीजों में से नमी की मात्रा कम हो जाए। फसल को या बीजों को जब जूट के बोरों के अंतर्गत या घरेलू किसान होता है घर पर ही फसल को भंडारित करते हैं, तो उसके अंतर्गत सूखे नीम की पत्तियों को इस्तेमाल किया जाता है, यानी बीजों के साथ में सूखी नीम की पत्तियां डाल दी जाती हैं, जिससे उन पीड़कों सूक्ष्म जीवों का कोई आक्रमण ना हो। फसल की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले ये उपाय हैं, और बड़े स्तर पर फसल की सुरक्षा करने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। तो घरेलू स्तर पर फसल को भंडारित करते समय घरेलू स्तर पर फसल को भंडारित करते समय सूखी नीम फसल की सुरक्षा के बीजों या दानों की सुरक्षा के लिए सूखी नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। सूखी नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। बड़े स्तर पर फसल को भंडारित रासायनिक उपचार करके
उपचार कैसे भंडारित किया जाता है? किया जाता है। अब प्रश्न यहीं से बनता है कि यहीं से पूछने वाला पूछ सकता है कि सूखी नीम की पत्तियां या रासायनिक उपचार क्यों किया जाता है? ताकि बीजों या दानों को सूक्ष्म जीवों, कीटों व पीड़कों का आक्रमण नहीं हो, यानी कि खराब होने से बचाने के लिए उनको रासायनिक उपचार या सूखी नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है, जिससे सूक्ष्म जीवों, पीड़कों व कीटों से बचाया जा सके। ये हमारे 7 चरण थे कृषि पद्धतियों के। ये 7 चरण हमारे पूरा हो गए। जो पाठ का अगला टॉपिक है वो छोटा सा एक टॉपिक है, वो है पशुपालन। पशुपालन किसान एक हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति केवल कृषि पर ही पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए कृषि के साथ साथ में मिश्रित कृषि कहते हैं जिसको, तो कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है। तो पशुपालन क्यों किया जाता है? ये पक्षियों को पाल करके धन कमाना या आहार प्राप्त करना पशुपालन कहलाता है। पक्षियों को पाल कर खाद्य पदार्थ प्राप्त करना, पशुपालन कहलाता है। जैसे भेड़ का पालन करना, बकरियों को पालना, कोई भी, यानी कि ये सभी कुक्कुट पालन है, मछली पालन है। मछली पालन ज्यादातर समुद्र तटीय देशों के अंदर रहने वाले लोग होते हैं, वो मछली पालन का, मछली उनका मुख्य आहार होता है, इसलिए समुद्र के तटीय भागों में रहने वाले लोग मछली का पालन करते हैं। समुद्र के तटीय भागों में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है वो मछली, मुख्य आहार मछली है। इन मछली को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। और मछली के तेल के अंतर्गत कॉड लिवर तेल होता है मछली के शरीर या मांस के अंतर्गत, जिसमें विटामिन डी है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछली के शरीर में कॉड लिवर तेल पाया जाता है, जिसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये था, इतना ही शायद टॉपिक है लास्ट, और इतने में हमारा पार्ट ये है, जो पहला पार्ट था फसल उत्पादन व प्रबंधन, वो पूरा हो गया। और इससे संबंधित कुछ भैयाओं की समस्या हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिख दें, कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो वो भी साथ में डाल दें। और इस पाठ्य पुस्तक सबके पास में है, तो अपना खुद का अभ्यास कार्य भी करें, पीछे के प्रश्न दे करके कि कौन कौन से प्रश्न कराए, कौन कौन से नहीं हुए हैं,
जो पाठ का पूरा सारांश था वो आप सबको इसके अंतर्गत जो 4-5 वीडियो थे उसमें पूर्ण करा दिया गया है। और भी कुछ यदि समस्या रह गई है तो नीचे कमेंट्स के अंतर्गत डाल दें, हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंतर्गत और नया पाठ करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।